आज हम एक ऐसे राष्ट्रीय संकट पर बात करने वाले हैं जिसने लगभग हर रसोई पर असर डाला है। ये कहानी सिर्फ एक गैस सिलेंडर की कमी की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े सिस्टम के फेल होने की कहानी है। आइए इसकी तह तक चलते हैं। इस पूरे संकट को समझने की शुरुआत एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी से होती है। पंजाब के भूषण कुमार मित्तल, जो सिर्फ एक सिलेंडर के लिए घंटों तक धूप में खड़े रहे और वहीं उनकी जान चली गई। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि ये उस राष्ट्रीय संकट का मानवीय चेहरा था जिसने न जाने कितने ही परिवारों को परेशान किया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिस दिन मित्तल जी की मौत हुई, ठीक उसी दिन सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट वायरल हो रहे थे जिनका मैसेज लगभग एक जैसा था कि गैस की कोई कमी नहीं है। यहीं से दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां उभर कर सामने आती हैं। एक जो सड़कों पर दिख रही हकीकत थी और दूसरी जो डिजिटल दुनिया में बताई जा रही थी। तो चलिए सोशल मीडिया की इस दुनिया से निकलकर देखते हैं कि देश भर में जमीन पर असल में हो क्या रहा था। ये संकट किसी एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं था। दिल्ली से लेकर पुणे तक लोगों की हताशा साफ दिख रही थी। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम जवाब दे चुके थे। गैस एजेंसियों के बाहर मीलों लंबी लाइनें थीं और कुछ जगहों पर तो लोग इतने परेशान हो गए कि विरोध में ट्रकों के सामने ही लेट गए। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि देश की संसद की कैंटीन तक में चाय बनाने के लिए गैस खत्म हो गई थी। और देखिए, जब भी किसी चीज की कमी होती है तो क्या होता है? काला बाजारी। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि कीमतों में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। जो सिलेंडर आधिकारिक तौर पर करीब 900 रुपए का था, वही दिल्ली में 3000 और छोटे शहरों में तो 6-6 हजार रुपए तक में बिक रहा था। मतलब साफ था, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे, कह सकते हैं, उलझे हुए हिस्से पर। एक तरफ सरकार के दावे थे और दूसरी तरफ उनके ही काम जो उन दावों से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल लाइन थी वो बिल्कुल साफ थी। 12 मार्च को पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में कहा कि देश में गैस की कोई कमी है ही नहीं और ये जो भी संकट दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग घबराकर जरूरत से ज्यादा सिलेंडर्स जमा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई कमी थी ही नहीं तो फिर सरकार ऐसे कदम क्यों उठा रही थी? सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ाए गए? इमरजेंसी नियम क्यों लागू करने पड़े? रेस्टोरेंट्स की सप्लाई क्यों काटी गई? और आम लोगों के लिए दोबारा बुकिंग का समय क्यों बढ़ा दिया गया? जैसा कि इस स्लाइड में साफ दिख रहा है, सरकार के शब्दों और उनके कामों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। तो अगर ये संकट सिर्फ लोगों की पैनिक बाइंग का नतीजा नहीं था, तो फिर इसकी असली वजह क्या थी? चलिए अब इस संकट की अंतर्राष्ट्रीय जड़ों को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी, मतलब आधे से भी ज्यादा बाहर के देशों से खरीदता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी रसोई गैस की सप्लाई पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और समुद्री रास्तों पर निर्भर है। और ये निर्भरता तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब पता चलता है कि हमारा 90% इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से होकर आता है। ये हमारी पूरी सप्लाई चेन की सबसे बड़ी और कमजोर कड़ी है। ये रास्ता है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, ईरान और ओमान के बीच। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है। इस सोर्स के मुताबिक जब अमेरिका के साथ तनाव बढ़ा तो ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया और जैसे ही ये रास्ता बंद हुआ, भारत आने वाली एलपीजी की सप्लाई लाइन सीधे सीधे कट गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस संकट को टाला जा सकता था? क्या ये एक अचानक आई मुसीबत थी या फिर ये दूरदर्शिता की कमी का नतीजा था? इस सोर्स के मुताबिक इस संकट के सिग्नल बहुत पहले से, जनवरी से ही मिल रहे थे। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बावजूद दूसरे रास्तों से सप्लाई का इंतजाम करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए। और जब रास्ता बंद हो गया तब भी तुरंत एक्शन लेने के बजाय पहली प्रतिक्रिया संकट को मानने से इनकार करने की थी। और अब शायद इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला फैक्ट, भारत के पास इमरजेंसी के लिए कितना रिजर्व था? सिर्फ 48 घंटे का, मतलब 2 दिन से भी कम का एलपीजी स्टॉक। इसका मतलब साफ है कि सप्लाई में जरा सी भी रुकावट आई तो हमारे पास कोई बैकअप प्लान था ही नहीं। इस सोर्स का पूरा तर्क एक तरह से इसी एक लाइन में सिमट जाता है। ये संकट सिर्फ एक तात्कालिक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि ये सालों से अपनी सप्लाई चेन को मजबूत न करने और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाने की नाकामी का नतीजा था। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है?
चलिए देखते हैं कि इस सोर्स के मुताबिक इस संकट से निकलने के क्या रास्ते हो सकते हैं। सोर्स 4 रास्ते सुझाता है, पर उनमें से कोई भी आसान नहीं है। चाहे वो युद्ध विराम हो, दूसरे देशों से इमरजेंसी सप्लाई हो या फिर जहाज़ों के लिए स्पेशल परमिशन लेना, हर रास्ते में अपनी चुनौतियां हैं। असलियत ये है कि हालात को सामान्य होने में अभी भी 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आम लोगों के लिए भी कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं, जैसे इंडक्शन कुकर या पाइप्ड गैस जैसे विकल्पों के बारे में सोचना, कहीं भी कालाबाजारी दिखे तो उसकी शिकायत करना, और सबसे ज़रूरी, घबराकर ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर जमा ना करना ताकि स्थिति और ख़राब ना हो। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी कि इस संकट की असली कीमत कौन चुका रहा है, खासकर वो लोग जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं। ये लाइन शायद इस संकट की सबसे दर्दनाक सच्चाई बताती है। जिन महिलाओं को उज्ज्वला योजना जैसी स्कीमों के जरिए चूल्हे के धुएं से आज़ादी मिली थी, वो आज वापस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। बड़ी बड़ी नीतिगत गलतियों का असर आम लोगों की जिंदगी पर ठीक ऐसे ही पड़ता है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमारी ज़रूरतें इतनी नाजुक सप्लाई चेन पर टिकी हों, तो ये सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है कि देश ऐसे संकटों के लिए हमेशा तैयार रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।